लिखिए हेडिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वैसे तो क्लास 10 में इसका एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है आप लोग को, बट मैं शुरू में ये मान के चलूंगा कि आपको 10 का कुछ भी याद नहीं, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटल चीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आता है एक वर्ड, इन सारे को लिखने का जरूरत नहीं है, बस सुनते जाना, समझते जाना और याद रखने का कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले आता है एक वर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है मैथ्स में, तो एनी काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू इज कंसीडर्ड एज एक्सपेरिमेंट इन मैथमेटिक्स। वो वर्क बहुत टाइप का हो सकता है। वो वर्क हो सकता है कि आप एक गिलास पानी के अंदर में 1 चम्मच चीनी मिला रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि पानी कैसा लग रहा है आपको, नमकीन लग रहा है, मीठा लग रहा है कि खट्टा लग रहा है। यह हो सकता है कि रोड से आप एक पत्थर उठा रहे हैं, ऐसे ऊपर उछाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पत्थर कहाँ जा रहा है, ऊपर अटक जा रहा है, आसमान को भी पार कर दे रहा है कि नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। सिक्का उछाल रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले सिक्का किधर जा रहा है, गिरने के बाद में सिक्का में हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। तो इन सब टाइप का कुछ भी अगर आप करते हो ना, तो उस चीज को हम बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है। तो एनी वर्क दैट यू डू विल बी कंसीडर्ड और विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेरिमेंट। फिर दुनिया का जो भी एक्सपेरिमेंट है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक डिटरमिनिस्टिक या फिर साइंटिफिक, दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक या फिर रैंडम। हम ज्यादा प्रेफर रैंडम वर्ड को करेंगे, ठीक है ना। डिटरमिनिस्टिक या फिर साइंटिफिक का मतलब यह है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको जितने बार जहां चाहो रिपीट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार आपका आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 गिलास पानी में अगर आप 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं, उसको आप गुवाहाटी में रह के टेस्ट कीजिए, दिल्ली जाके सेम काम कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच चीनी मिलाइए, टेस्ट कीजिए। आप उसको मुंबई में कर लीजिए, आप यूके चले जाइए, यूएस चले जाइए, हर जगह आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। हर बार पानी क्या अपीयर होगा, मीठा, अनटिल अनलेस वो पानी कुछ कॉन्टामिनेटेड ना हो। पानी का ठीक है आपका, तो 1 चम्मच चीनी मिलाने से वो कैसा फील करेगा आपको, मीठा देगा। तो उस टाइप की चीज को हम लोग साइंटिफिक बोलते हैं। ये मान लो कि पत्थर उछाल के आप देखो कि पत्थर कहाँ जा रहा है, तो हर बार यू विल फाइंड व्हाट कि पत्थर कहाँ जा रहा है, नीचे ही आ रहा है। तो इन सब टाइप के चीज में जिसमें काम कोई भी लोकेशन पे करूं, करने के बाद में जो रिजल्ट है वो आपका फिक्स रहता है, उसको बोला जाएगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ कुछ वर्क ऐसा है जिसको बार बार रिपीट करने के बाद में भी रिजल्ट आपका सेम नहीं रहेगा, रिजल्ट आपका हर बार थोड़ा सा वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल सिक्का उछाल। अब उछाल के हमको ये तो पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन मैं फॉर श्योर होकर 100% गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि कब हेड आएगा और कब टेल आएगा। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिमिलरली मान लो कि आप एक डाइस उछाल लो, अब डाइस उछालने पे क्या है कि 1 से लेके 6 के बीच का कुछ ना कुछ आएगा, ये तो पता है, लेकिन आप 100% श्योरिटी से, 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं कि आपके डाइस उछालने के अंदर 1 से लेके 6 के बीच का कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसा कोई काम जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो काम कंप्लीट होने के बाद में, एंड यू कैनॉट बी श्योर कि उन सारे में से कौन सा होगा, उस टाइप के काम को, ये उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इनका डेफिनेशन है, ये बता चुका हूं। नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वर्ड का मतलब ये हुआ, देखो कि कोई भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के टाइप का आप काम करोगे तो उसको रैंडम बोलोगे ही तब जब उसके पास में एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होगा। फिर उसका जो भी सारे पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन को ही बेसिकली बोला जाता है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, सिक्का उछालने पे क्या क्या हो सकता है सोचो, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो एक सिक्का उछालने पे सैंपल स्पेस का मीनिंग होगा हेड कॉमा टेल। डाइस उछालने से क्या क्या हो सकता है सोचो, 1 2 3 4 5 या फिर 6। तो डाइस उछालने पे सैंपल स्पेस का मीनिंग ही हो जाएगा 1 से लेके 6। आया बात समझ। तो सैंपल स्पेस मींस कि व्हेनेवर यू डू एनी काइंड ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो जैसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मल्टीपल आउटकम पॉसिबल होगा। अब वो जो मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन है बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सैंपल स्पेस। अब देख सकते हैं व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड द सैंपल स्पेस इज दिस। और लिखने का तरीका ये होता है कि एक हम एस लेटर यूज करते हैं सेट थ्योरी के तरह, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपका आउटकम्स होगा उसको इस तरीके से हम लोग मेंशन कर देंगे। फिर बहुत सारा स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस है जो ऑलरेडी आप क्लास 10 में एक बार देख चुके हो, उन सारे को मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ये हम लोग के भी काम आएगा। तो अगला हेडिंग है हम लोग का सम स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस। अब इसमें देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट इस सिचुएशन में टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन। एक सिक्का उछालने पे क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। इसको हेड बोला जाता है और इसको टेल बोला जाता है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस एक सिक्का के। 2 सिक्का जब आप उछालोगे तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि 1 से 2 और 2 से 3 कैसे बनाया जाता है। इसमें इसको आप याद रखना और हो सके तो मतलब डायरेक्टली ही रिजल्ट अगर याद कर लेते तो बेस्ट। जैसे एक सिक्के का क्या है आपका सैंपल स्पेस बताओ, कर्ली ब्रैकेट h कॉमा t। अभी बिना कोई फोटो वोटो देखे, बिना कोई इमेजिनेशन के, एक से अगर आप 2 में मूव ऑन करना चाहते हो तो तरीका ये होता है, देखो कि 2 कॉइन के लिए अपन क्या करेंगे कि एक वाला का जो आंसर था ना उसको आप 2 लेयर में लिखो। यहाँ लिखो h t h t।
फर्स्ट लेयर के साइड में आप अपने तरफ से चिपका दो H और सेकंड लेयर के साइड में आप अपने साइड से चिपका दो T, और ऐसा करके जो निकलेगा ये 2 कॉइन का हो जाए। 2 से मान लो कि आपको 3 पे स्विच करना है, 3 पे शिफ्ट करना है, तो 3 कॉइन में देखो क्या होगा, सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 2 वाले का जैसे तैसे रट लो एक बार, तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें HT, इसमें क्या हो रहा है HT TH HT TT। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ, HH, एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि HT TH एंड TT। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे, 2 बार लिखने से क्या होगा देखो फिर से यहाँ पर भी HH HT TH और TT, और फिर फर्स्ट लेयर के सबके एंड में आप फिर से चिपका दो H और सेकेंड लेयर के सबके एंड में आप चिपका दो अपने साइड से T। तो ऐसा करने पे ये जो भी निकलेगा ना, ये हो गया आपका 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। ये मतलब समझो कि शॉर्टकट तरीके निकालने का, और बाकी इट वुड बी बेटर कि अगर आप डायरेक्टली याद कर सको तो, ठीक है ना। तो 1 कॉइन वाले का एक बार ट्राई करो, क्या बोलोगे, HT, 2 कॉइन वाले का HT TH HT TT, या बेटर ऐसे बोलो HH HT TH TT, ठीक है। और इसको आप देखो कैसे याद कर सकते हो, और यदि इनकेस याद ना कर पाओ तो 2 वाले को 2 बार रिपीट करना है। एक लेयर के साइड में क्या चिपकाना है H, दूसरे वाले में क्या चिपकाना है बताओ T। इसको लेके 2-4 ऑब्जर्वेशन है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ट्राई करना। इसके विषय में अगर मैं बोलूं तो 2 H वाला कितना केस है, 1। 2 T वाला कितना है, 2 T वाला 1, 1 T 1 H वाला 2। अगर मैं ऐसा पूछूं कि एटलीस्ट 1 T वाला, एटलीस्ट का मतलब होता है कि उतना और उसके ऊपर, तो एटलीस्ट 1 T मतलब ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। एटलीस्ट 1 H वाला 3, एटमोस्ट 1 H वाला वो भी 3, एटमोस्ट 1 H मतलब उतना और उसके नीचे वाला, तो 1 वाला तो ये रहा 2 ठू, और उसके नीचे में 0 भी तो हो सकता है, तो ये वाला, ठीक है। तो इन सब टाइप का क्लैरिटी जो है वो आपके अंदर में रहना चाहिए, समय के साथ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं, ठीक है। एटमोस्ट मतलब जैसे एटमोस्ट 3 बोल दिया तो 3 लेना है, 2 वाला लेना है, 1 वाला लेना है, 0 वाला लेना है, और एटलीस्ट जब बोला एटलीस्ट 3 तो 3 वाला और उसके ऊपर जितना मिल सकता है उतना ले लो, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉइन्स का हो गया, तो 2 कॉइन का ये रहा HH HT TH और TT, और एक साथ जब आप उछालोगे तो इस टाइप का पॉसिबिलिटी अराइज हो सकता है। 3 कॉइन के केस में देखो अच्छा ये एक और बात है, देखो कि 3 कॉइन को या 2 कॉइन को एक साथ आप पकड़ के उछाल लो, ये एक ही कॉइन को बार बार आप रिपीट करके उछालो, मैथ्स में दोनों का अंडरस्टैंडिंग हम सेम ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगला था हम लोग का कि 3 कॉइन वाले का, तो 3 कॉइन वाले का आंसर ये है, कैसे निकाला जाता है वो मैंने एक बार समझा दिया आपको। इनकेस याद ना कर पाओ तो बार बार आप ये वाला ट्रिक यूज करते रहे, और फोटो में देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता। बाकी अगला है रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ हैविंग 1 चाइल्ड। अभी एक बच्चा होना एक सिक्का उछालने के जैसे आप सोच सकते हैं। एक बच्चा होने से वो बॉय हो सकता है और क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है। 2 बच्चा का होना 2 सिक्का उछालने जैसा मान सकते हो, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। एंड सिमिलरली 3 बच्चा होना 3 सिक्का उछालने जैसा हो सकता है। आप हेड को जो है वो रिप्लेस कर दीजिए बॉय से, और टेल को जो है वो रिप्लेस कर दीजिए गर्ल से, तो ये वाला चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में था रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 1 डाइस। तो एक डाइस पे ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, एंड बाय 1 2 3 4 5 6 वी मीन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस कि ये आया तो 1 बोलेंगे, ये आया तो 2 बोलेंगे, ये आने से 3 4 5 एंड 6। फिर एक के जगह हो सकता है कि आप 2 डाइस उछाल लो, और 2 डाइस जब आप उछालोगे तो इस टाइप से आपका सैंपल स्पेस आएगा। देखो जैसे फर्स्ट वाले पे 1 आया, साथ ही साथ सेकंड वाले पे भी 1 आया, फर्स्ट पे 1 लेकिन सेकंड वाले पे 2, फर्स्ट पे 1 लेकिन सेकंड वाले पे 3, फर्स्ट पे 1 सेकंड वाले पे 4, फर्स्ट पे 1 सेकंड वाले पे 5, और फर्स्ट पे 1 सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा 6। और फर्स्ट वाले पे भी जो है वो 1 से लेके कहां तक वेरी कर सकता है 6 तक, और सारा चीज को जब आप जुटा लोगे तो ये वाला सिचुएशन होगा। इस सिचुएशन में देयर आर अ फ्यू पीपल जो आपको अलग से याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखो ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4, ये 5 5 और ये 6 6, ये सारा मिला के इसको बोला जाता है डबलेट, ठीक है। ये वर्ड अपन याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और डिजाइन है जो मैं चाहूंगा कि मैं बना के दिखा दूं आपको, और ये आज के बाद आप लोग भी याद रखने का ट्राई करना। आप देखो कि ऐसे में बहुत सारा लाइन बना रहा हूं, हाँ, और इस लाइन पे आने वाले नंबर्स का या आउटकम्स का एक प्रॉपर्टी है जो भी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और इसको आप इसी तरीके से याद रखने का ट्राई भी कीजिएगा। याद है किसी को क्लास 10 से याद है प्रॉपर्टी? सम जो है वो सेम आएगा सबका, करेक्ट। और एक लाइन पे जितना आउटकम आ रहा है उसको हम काउंट कर पाएंगे बहुत इजीली। अब देखो यहाँ पे कि इसका क्या मतलब है, क्या यूज है। जैसे ये वाले पिंक लाइन पे एक ही आउटकम आ रहा है, उसमें जो नंबर है वो क्या क्या है 1 और 1, दोनों का सम कितना हो जाएगा बताओ 2।
तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ 3 लिखने का मतलब है कि ये लाइन जिस जिस आउटकम को क्रॉस करके जा रहा है उन पे आने वाले नंबर्स का सम टोटल कितना आ रहा होगा 3। ये वाला 4 का लाइन है, नेक्स्ट वाला 5, नेक्स्ट वाला 6, नेक्स्ट वाला 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखो एक क्वेश्चन हो सकता है कि 2 डाइस मैंने उछाला, मेरे को वो सारा का सारा आउटकम्स का काउंटिंग बताओ सच दैट कि दोनों पे आने वाले नंबर का जो सम टोटल है वो 5 होना चाहिए। तो इसका आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है। लॉजिकली अगर सोचना चाहो तो देखो कैसे सोचोगे। सम टोटल आपको कितना चाहिए 5, एक डाइस पे मिनिमम कितना आ सकता है 1, मतलब एक डाइस उछालने पे मिनिमम आउटकम आपको कितना मिल सकता है 1 और सम आपको कितना चाहिए 5। तो लॉजिकली यदि आप सोचोगे मैनुअली तो इस पे 1 ले लो, ऑटोमेटिकली इस पे 4 ही लेना पड़ेगा ताकि मिला के 5 हो जाए। फिर आपको क्या करना है कि धीरे धीरे फर्स्ट वाले को आप बड़ा करो और सेकंड वाले को छोटा करते जाओ। क्या हो जाएगा बताओ 2 3 और बोलो 3 2 और बोलो और बोलो। अब किसी किसी का मन कर सकता है कि हम 5 0 ले लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। आया बात समझ? तो आप मैनुअली भी इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को सम टोटल 7 चाहिए, तो आप फिर से एकदम दिमाग लगाओ। पहले आप मिनिमम वाला ले लो एक तरफ, क्या हो जाएगा बताओ 1 और यहाँ पे स्टार्ट करो 6, फिर बोलो 2 5, फिर बोलो 3 4, फिर बोलो 4 3, फिर बोलो 5, फिर बोलो, हो गया सारा आ गया। आया बात समझ? तो इस तरीके से जो है वो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि एक ही साथ आपको 5-6 क्वेश्चन में पूछ लूं कि ऐसा कितना आउटकम है जिसमें सम टोटल 5 आएगा, ऐसा कितना आउटकम है जिसमें सम टोटल 9 आएगा, ऐसा कितना आउटकम है जिसमें सम टोटल 11 आएगा। तो 5-6 क्वेश्चन अगर मैं ऐसा पूछूंगा और आप बार बार ऐसे बनाने लग जाओगे तो बहुत समय लगेगा आपको। तो उससे बेटर है कि ये बना के ये डिजाइन बना के रख लो और फटाफट फिर आप काउंट कर लो। जैसे 5 अलग अगर आपको काउंट करना तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 और वहां पर भी हमको 4 ही मिल रहा था शायद, 1 2 3 4। 7 वाले का आप देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हमको 6 ही मिल रहा था 1 2 3 4 5 6। तो मैन्युअली कर तो सकते हैं लेकिन समय लगेगा उसके अंदर। तो एक साथ बैक टू बैक अगर 3-4 इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले ये वाला बना लो डिजाइन और यहाँ से आप डायरेक्टली काउंटिंग करो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली। ठीक है मेरे ख्याल में। डबलेट वाला याद रखेंगे, टोटल डबलेट का संख्या कितना है यहाँ पे 6 और टोटल आउटकम कितना है इसका 36। फिर डाइस के बाद में जो है वो आता है कार्ड्स। ठीक है, कार्ड एक बार देख लो, कार्ड आपको पता ही होगा, पत्ता। ठीक है, टोटल पत्ता कितना होता है 52। जुआरी लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ठीक है, 52 कार्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसको आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से निहार लीजिए इसको। जो खेलते हैं वो लोग भी निहारे, जो नहीं खेलते हैं वो लोग भी निहारे। 52 कार्ड्स, इसमें 4 ना सूट होता है। सूट मतलब स्पेलिंग में लिख देता हूँ SUITE, मतलब कार्ड वाला थोड़ा अलग होता है, वो पहनने वाला सूट नहीं, SUIT। ठीक है, सूट में एक हो गया आपके क्लब, एक हो गया स्पेड, एक हो गया हर्ट और एक हो गया डायमंड। सूट मतलब कैटेगरी। ठीक है, फिर क्लब के अंदर में टोटल आपको मिलेगा 13 कार्ड। सिमिलरली आपको स्पेड में भी 13, हर्ट में भी 13, डायमंड में भी 13। और वो जो 13 का डिनोमिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको बोला जाता है एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद में ये हो गया आपका जैक, ये हो गया क्वीन और ये क्या हो गया आपका किंग। क्लब का सारा कार्ड काला होगा, स्पेड का जो है वो काला होगा, हर्ट का जो है वो लाल होगा, डायमंड का भी क्या होगा लाल होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब यहां से भी 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल कार्ड कितना है बताओ? 50। लाल कार्ड कितना है 26 या 26। काला कार्ड कितना है 26। इस 3 को ना फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है ना, राजा रानी गुलाम। ठीक, तो टोटल फेस कार्ड कितना है 12। लाल फेस कार्ड 6, काला फेस कार्ड, काला गुलाम 2, लाल रानी, लाल राजा, दिल की रानी 1। समझ रहे हो ना? वो ऐसे भी एक ही होना चाहिए था। एनीवेज, क्लियर है मेरे ख्याल में। अच्छा, एक दो बात मैं क्लियर कर दूं। एस को जो है ना वो फेस कार्ड में काउंट नहीं करते, मिस्टेक मत करना। और एस को हम 1 भी नहीं सोचते, एस एस। ठीक, बाकी चलो, तो 12.1 के पहले के लिए इतना ही थ्योरी आपको चाहिए था। बाकी अब करते हैं क्वेश्चन एक बार। अब पढ़ो और सोचो एक बार। देखो अभी इसमें क्या होगा कि 12.1 के पहले हम जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सब में लास्ट में हमको कहना है कि सैंपल स्पेस डिजाइन करने के लिए ही बोलेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
अब सैंपल स्पेस डिजाइन करने का देखो दो तरीका हो सकता है। एक तरीका होता है ट्री डायग्राम बोलते हैं कोई चीज को, ठीक है, वो क्या होता है मैं दिखाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है आपको। और एक होता है कि अगर आप मैन्युअली ही सोच पा रहे हो ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो डिजाइन खुद से बना सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ, फिर बात करूंगा आप लोगों से। जैसे इसको देखो, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉइन एंड अ डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। सैंपल स्पेस का मतलब है कि जो भी कुछ करने के लिए आपको बोला गया है ना, वो काम को करने के बाद में कितना अलग अलग प्रकार का आप रिजल्ट या आउटकम जनरेट कर सकते। तो आप पहले ये सोचो कि काम क्या क्या है आपका। तो मेरे ख्याल में आपको कह रहा है कि सिक्का उछालो और फिर उसके साथ में एक डाइस उछाल लो। अब आप मन में ये सोचो कि सिक्का उछाल के क्या क्या हो सकता है, हेड्स और टेल्स, और डाइस उछाल के क्या क्या हो सकता है 1 to 6। अब मैं आपको देखो दो तरीका दिखाऊंगा इसको सैंपल स्पेस में कन्वर्ट करने का। मेथड 1, ये आप ऐसा समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड। फर्स्ट स्टेज में आप क्या करिएगा बताइए, सिक्का उछालिएगा। तो एक सिक्का का आउटकम क्या क्या हो सकता है बोलिए। और सेकेंड स्टेज में आपको डाइस उछालना है, राइट, उसका आउटकम क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं कहता हूं अच्छा ये सब कुछ मन में करना है, लिखना का तो बस एक ही लाइन लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, देखो पहले आपको ये करना है फिर आपको ये करना है, तो आई विल से कि इनके बीच में आप ऐसे इनटू टाइप लगा दो। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम करते थे ना सेट थ्योरी के अंदर में, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा क्या क्या होगा, सोचो कि हेड किस किस के साथ चिपक सकता है H1 और बोलो, H2 और बोलो, H3 और बोलो, H4 और बोलो, H5 और बताओ, H6 और सोचो क्या हो सकता है T1 और बोलो, T2 और T3, T4, T5 और आई थिंक T6। ये हो जाएगा ओवरऑल आपका सैंपल स्पेस। अब आप चाहो तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। कॉमन सेंस अगर नहीं काम कर रहा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप दो काम कर रहे हो, दोनों का इंडिविजुअल आउटकम्स आप डिसाइड कर लो और उसके बीच में आप इंटू कर दो। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है, देखो ट्री डायग्राम का भी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। ट्री डायग्राम क्या बोलता है कि पहले स्टेज में आप जो भी कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स को वर्टिकली लिखो। तो इसमें पहले स्टेज में आप क्या कर रहे हो, सिक्का उछाल रहे हो, उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है बताओ, H और T। अब सेकेंड स्टेज में जो भी आप कर रहे हो उसका जो भी आउटकम है वो एक बार इसके हेल्प से जनरेट करो और एक बार इसके हेल्प से जनरेट करो। सेकेंड स्टेज में क्या कर रहे थे आप, डाइस उछाल रहे थे। डाइस अगर उछाल रहे थे तो क्या क्या आ सकता था 1 2 3 4 5 और 6, और यहां से भी 1 2 3 4 5 और 6। और ये जितना ब्रांच निकला है ना, सारा ब्रांच बिल्कुल बिगिनिंग से आपका एक एक आउटकम हो। तो यहाँ पर आपका आउटकम फिर से क्या क्या हो जाएगा बताओ, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और यहां से मेरे ख्याल में T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये आपका आंसर। तो कोई कोई क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ट्री डायग्राम वाला जो थॉट है वो ज्यादा अच्छा रहता है, किसी किसी में आपको ये वाला अच्छा लगेगा, और कहीं कहीं पे आपको दोनों ही नहीं चाहिए। इसको भी जैसे आप अगर पढ़ के खुद भी अगर सोचते तो डायरेक्टली आप इस वाले रिजल्ट पे पहुंच सकते थे, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं, ये कह रहा है कि फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, वन इज ब्लू अदर इज रेड, ओके, वंस ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द स्पेस। ये स्टैंडर्ड 2 डाइस का जो सिचुएशन था वही मांग रहा है आपसे, लिख लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर मेरे ख्याल में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, lastly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और जो लास्ट में पूछा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, उसको लिखने का तरीका ये होता है NS। ये सिंबल याद है आप लोगों को, कार्डिनलिटी, कि ओवरऑल इस वाले सेट में कितना एलिमेंट आ रहा है। तो टोटल कितना एलिमेंट आ रहा है बताओ 36, सो दिस इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो इसको, देखो यहां देखो, ये कह रहा है कि वी विश टू चूज 1 चाइल्ड आउट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अब जैसे ही 2 बॉयज और 3 गर्ल्स का बात आया ना, आप एक चीज खुद सोच के देखो कि ये दोनों लड़का आइडेंटिकल हो सकता है,
नहीं, जुड़वा भी होगा तो भी कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है ना। तो आपको मन में सोच लेना चाहिए कि 2 बॉयज मतलब B1 B2 होगा, और 3 गर्ल मतलब G1 G2 G3, ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास अवेलेबल। आगे ये कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया पहले, इफ इट कम्स अप हेड्स अ बॉय इज चोजन एंड अदरवाइज अ गर्ल इज चोजन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। इसको मैं कहता हूं कि ये थोड़ा ना कंडीशनल एक्सपेरिमेंट है। कंडीशनल एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि देखो क्या है, इसमें ना यूनिफॉर्म था सब कुछ, अनबायस्ड था। हेड आया तो भी बाद में डाइस उछालना है, टेल आया तो भी बाद में डाइस उछालना है। तो इसमें आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला आइडिया जो वो वर्क कर रहा था, वेल एंड गुड, लेकिन और साथ ही साथ ट्री डायग्राम भी वर्क कर रहा था। लेकिन अभी जो है ना, अभी वाले में क्या बोल रहे हैं कि हेड आने से लड़का चुनना है और टेल आने से क्या चुनना है, लड़की। तो इसको आप समझिए कि ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ा सा कंडीशनल डेफिनेशन होगी कि ऐसा हुआ तो वो करो, वैसा हुआ तो ये करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला आइडिया नहीं यूज कर पाइएगा, कुछ गलत हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली किससे करना चाहिए आपको, ट्री डायग्राम से, ठीक। 2 स्टेज बताया हुआ आपको। पहले स्टेज में क्या उछाल रहे हो, सिक्का उछाल रहे हैं। सिक्का का आउटकम क्या क्या हो सकता है, हेड्स और टेल्स। उसको आपको एक वर्टिकल लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है ना। यहां हेड आ गया और यहां क्या आ गया बताओ, टेल। फिर हेड आने पे करने के लिए क्या बोला गया है, आप लड़का लेने के लिए, नहीं B1 नहीं, आप बोलो लड़का लेना है। आप लड़का के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास, 2 तो या तो हेड के बाद में आप B1 ले लोगे और या फिर आप B2 ले लोगे, और टेल आने से क्या करोगे बताओ, लड़की, G1 G2 और G3। अब हर एक ब्रांच जो है वो अपने आप में एक आपके सैंपल स्पेस का आउटकम है, ठीक है ना। तो बोलो तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, H विथ B1 और बोलो H विथ B2 और बोलो TG1 और बोलो TG2 और TG3। आया समझ, ये है ओवरऑल आपका सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे कर लो, कॉपी कर लो अगर बचा है तो। चलिए बढ़ते हैं फिर, देखिए इसको। देखो ये क्या कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन अगर तो क्या हो जाएगा बताओ, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, यही आपका आंसर। चलेगा, इसको देखो। चलो देखो एक बार, तो फिर से ये कह रहा है कि बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। जब तक ये मेंशन ना करे ना कि सारा बॉल आपस में आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना, तब तक हम सबको अलग अलग मान के चले। और अगर 2 रेड बॉल है आपके पास में तो 2 बॉय को आपने क्या कर दिया था, B1 B2। वैसे रेड बॉल का आप क्या कर सकते हो, R1 R2, और ब्लैक बॉल का B1 B2 और B3, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइंग 1 बॉल। अगर एक ही बॉल निकालना है आपको तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सोचो। हो सकता है कि आपके हाथ में R1 आया होगा, हो सकता है कि आपके हाथ में R2 आया होगा, हो सकता है कि आपके हाथ में B1 या B2 और या फिर B3। डन, यही सारा कुछ हो सकता है। अगर आप एक बॉल ड्रॉ करते हो तो ये सारा आपका सैंपल स्पेस होगी। फिर अगर सपोज करो कि आपको 2 बॉल निकालने के लिए बोला जाता है और अज्यूमिंग दैट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसका क्या मतलब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ट्रायल नंबर 1 पे आपके हाथ R1 आ गया हो, ठीक है। अभी सोचिएगा अच्छे से, R1 ऑलरेडी आपके हाथ में आ चुका है और कुछ बोला हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि जो R1 मैंने निकाल लिया वो अब बैग के बाहर है। अब बैग में R1 है ही नहीं, तो अब बैग में कौन कौन है, R2 है, B1 है, B2 है, B3 है। तो सेकेंड टाइम जब मैं हाथ घुसा के एक और बॉल निकालूंगा तो कैन आई गेट R1 अगेन, नो, R1 इज ऑलरेडी आउटसाइड। अब मेरे हाथ क्या क्या आ सकता है, सोचो, R2 B1 B2 B3, इसमें से तो कुछ भी आ सकता है। तो मैं सारा पॉसिबिलिटी का एक एक लिखूंगा यहाँ पे। तो R1 पहले निकला, R1 के साथ क्या निकल सकता है, B1, और R1 निकल के हो सकता है कि B2 आ जाए, और अच्छा नहीं गलत कर दिया थोड़ा सा, R1 के साथ में सबसे पहले तो R2 भी आ सकता है ना, R2, फिर R1 के साथ में B1, फिर R1 के साथ में B2, फिर R1 के साथ में B3। ये आया समझ। अभी R1 के साथ में इतना ही कुछ हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा जरूरी कि पहले अटेम्प्ट में R1 ही मेरे हाथ आएगा, R2 भी आ सकता था। तो हो सकता है कि R2 फर्स्ट वाले ड्रॉ में आ गया। अब R2 अगर आ गया है तो R2 तो चला गया बाहर। अब बैग में क्या क्या बचा हुआ बताओ,
R1 B1 B2 B3, तो सेकेंड ड्रॉ में मेरे हाथ में क्या क्या आ सकता है बताओ? नहीं, R2 तो फर्स्ट में ही आ गया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब R2 बाहर है, अंदर है R1 B1 B2 B3, इसमें से क्या आ सकता है मेरे हाथ? सोचो। सबसे पहले R1 आ सकता है, सोच के देखो, क्योंकि नया कर रहे हो ना इसको। तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या मिला है? R2। सेकेंड अटेम्प्ट में पॉसिबली यू माइट गेट व्हाट? R1। लेकिन R2 R1 का केस मैं नहीं बनाऊंगा। केस क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो R1 R2 का आना और R2 R1 का आना विल बी कंसिडर्ड एज सेम। आया बात समझ? लेकिन अगर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बोला रहता ना, तो अब वो दूसरा वाला केस भी काउंट करते, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में काउंट नहीं करो। तो R2 के साथ में अब R1 को मत देखो, आगे देखो क्या हो सकता है। B1 और बोलो, R2 B2 और बोलो, R2 B3। अभी R2 के साथ भी कहानी खत्म। नेक्स्ट आप अटैक करो किस पे? B1 पे। तो B1 के साथ क्या क्या हो सकता है? पीछे नहीं देखना, आगे देखो बस, क्या होगा बताओ? आई थिंक B2 और या फिर B3। फिर मेरे ख्याल में B2 भी खत्म, सॉरी B1 भी खत्म, B2 के साथ B3। ठीक है, किसी का भी रिवर्स नहीं देखेंगे। अगर सपोज करो कि हमको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं मानना है, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो रिवर्स वाला भी हम काउंट करते हैं यहाँ। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। अब यहां पे एक चीज सुनो और देखो, ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब मैं आपको दो केस दिखाता हूं। हाँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, इसको लिखना मत, बस सुन के छोड़ दो, पीडीएफ में तो आ ही जाएगा। और दूसरा ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि बैग के अंदर में इनिशियली R1 R2 B1 B2 B3 ये कॉम्पोजिशन था। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो R1, अब इसके साथ में बचा हुआ जितना है सबको एक एक बार चिपकाओ, क्या होगा बताओ? R2 R1 B1 और बोलो B2 और बोलो B3। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में था R1, सारा पॉसिबिलिटी आ गया। नेक्स्ट आप किससे स्टार्ट कर सकते हो? R2 से। ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको पीछे वाला केसेस भी लेना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ? R2 R1, फिर R2 R2 तो नहीं हो सकता कि दो R2 है ही नहीं मेरे पास। फिर क्या होगा? B1 R2 B2 और R2 B3। R2 के साथ में सारा खत्म। अब क्या हो सकता है बताओ? B1, और पीछे भी आना, तो B1 R1 B1 और बोलो, मेरे ख्याल में B1 के साथ में R2 सही, और बोलो B1 के साथ में B1 तो नहीं हो सकता, B2 और B1 के साथ में B3। अब किसका होगा बताओ? B2 का, B2 R1 B2 R2 B2 B1 और मेरे ख्याल में B2 B3, और लास्ट B3 विथ R1 B3 विथ R2 B3 विथ B1 एंड B3 विथ B2। आया समझ? लेकिन यही क्वेश्चन सपोज करो कि ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट के लिए अगर होता, वैसे तो डिस्कस कर लिया है, बट आप देखो कि उसमें चेंजेस क्या आते हैं। पहले वाले के लिए तो सबके साथ देखोगे, लेकिन जब सेकंड वाले के लिए देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पीछे नहीं देखना। अब बात को समझो थोड़ा सा, जैसे इसमें R1 से स्टार्ट करो, तो R1 के साथ तो सबका पेयर बना रहे हो, R1 R2 R1 B1 R1 B2 R1 B3। जब R2 से स्टार्ट करो तो पीछे नहीं देखना, बस आगे देखना। तो क्या चीज यहां से हट जाएगा सोचो? आई थिंक R2 R1 हट जाएगा यहां से, अगर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अभी ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे नहीं, यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। चलेगा, ये हट गया और बाकी सारा रहेगा। फिर जब आप इसके अंदर में सपोज करो कि R2 के साथ में सारा केस बना लोगे, तो फिर आप किस पे जाओगे? B1 पे। B1 के साथ में वापस से पीछे का केसेस नहीं देखना है आपको, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट की सिचुएशन में। तो क्या होगा सोचो? मेरे ख्याल में B1 R1 गायब और B1 R2 गायब, बाकी सारा रहेगा। सिमिलरली व्हेन यू गो टू लेट्स से B2, तो फिर से B2 के साथ में जितना पीछे का केसेस है वो सारा का सारा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट है। तो R1 के साथ का, R2 के साथ का, और इनफैक्ट B1 के साथ का भी गया। और लास्ट वाले में भी सेम ही होगा कि ये तीनों के तीनों हट जाएगा, बस यही सारा केसेस काउंट होगा। गलत बोल दिया कुछ? अच्छा हाँ, लास्ट वाला भी नहीं होगा, सॉरी लास्ट वाला भी नहीं, एक ही रहेगा बस ये। ठीक है, ऑर्डर जब इंपॉर्टेंट है तब बहुत सिंपल है, मतलब आप एक एक करके फर्स्ट में रखो और उसके साथ में सेकंड में जो जो आ सकता है सबको काउंट कर दो, इस तरीके से। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक लाइन से पहले बिछा दो और यहां से जो है वो जोड़ा बनाना स्टार्ट करो, और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमेशा आपको बस आगे बढ़ते रहना। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं। ये कह रहा है कि बैग कंटेन्स 1 रेड बॉल एंड 4 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल।
अभी इसका क्या मतलब है बताओ? पिछले बार जो था वो 3 ब्लैक बॉल बोल के छोड़ दिया, तो एक को B1 माना, एक को B2 माना और एक को क्या माना? B3। इस बार अगर आइडेंटिकल है सब कुछ, तो जो हम बॉल का कॉम्पोजिशन मान के चलेंगे वो होगा B, B, B और B, सब आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस है ही नहीं उनके बीच। और रेड बॉल का कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही बॉल ही है, तो क्या मान के चलोगे? R। तो ये वाला कॉम्पोजिशन बैग में मान के और फिर आपको सैंपल स्पेस वगैरह डिजाइन कर। तो ये पूछ रहा है कि ड्रॉइंग 1 बॉल का सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, तो R, B ही होगा। अभी B में से कोई भी बॉल हाथ में आ जाए, सारा केसेस तो सेम ही माना जाएगा। और 2 का अगर निकालना है तो क्या होगा सोचो। ये कह रहा है कि ड्रॉइंग 2 बॉल्स 1 by 1 assuming that after drawing 1 ball it is replaced before drawing the second ball। अभी ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, ठीक है ना। पिछले बार हम क्या कर रहे थे, कुछ अगर मेंशन्ड ना रहे तो हमको वैसे ही सोचना है, और उस सोच में आइडिया ये रहता है, देखो कि जैसे एक बैग के अंदर में बहुत सारा बॉल है, एक बॉल ड्रॉ किया, कलर देखा, उसको बाहर छोड़ दिया और फिर से एक बॉल ड्रॉ किया। अगर रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप वो बाहर छोड़ने वाला सिचुएशन सोचना, और उसको बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जो निकला वो बाहर रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि निकालो, कलर देखो, देख के वापस रिटर्न कर दो, बैग को थोड़ा हिला दो फिर से, और फिर से एक और ड्रॉ करो। ये इस सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो जब आप वापस रख दोगे उसको बोला जाएगा विथ रिप्लेसमेंट, जब आप वापस नहीं रखोगे उसको क्या बोला जाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। कुछ नहीं मेंशन्ड है तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। रिपीट करूंगा आइडिया को कि हो जाएगा? हो जाएगा। अब सोचो इसके बारे में। तो इसमें क्या होगा कि पहले जब आप हाथ डालोगे तो R भी है वहां पर और 4 सेम वाला B है आपके पास। तो सबसे पहले आपके हाथ में क्या आ सकता है? R आ सकता है। कलर देखा, रिटर्न कर दिया, फिर से हिला डुला दिया, फिर से हाथ डाला, और सेकेंड टाइम फिर से क्या आ सकता है? R आ सकता है। तो एक ऑप्शन होगा R का। और क्या हो सकता है? पहले में R और फिर एक B। और क्या हो सकता है? पहले में B फिर R। और क्या हो सकता है? पहले में B और सेकेंड वाले में भी B। तो ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। क्लियर? लिखो सेकेंड वाले के लिए एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। R फिर RB फिर BR और लास्ट में BB। डन। चलें आगे, इसको देखो। पहले ना आप सोच लो कि बैग के अंदर में क्या क्या है आपके पास। 1 रुपए वाला एक सिक्का, 1 के लिए O बोल देते हैं। 2 रुपए वाला एक सिक्का T बोल देते हैं। 5 रुपए वाला एक सिक्का तो F बोल देते हैं। ये तीनों है। और कितना सिक्का बैक टू बैक निकालना है आपको? 2। ऑर्डर इंपॉर्टेंट कि नॉट इंपॉर्टेंट क्या बोला हुआ? कुछ नहीं बोला हुआ। कुछ नहीं बोला तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, सबसे पहले आपके हाथ क्या आ सकता है? O आ सकता है। एक ही O है तो सेकेंड टाइम पर O नहीं आएगा, क्योंकि कुछ रिप्लेसमेंट का भी बोला नहीं है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही मान के चलेंगे। तो पहले में O, दूसरे में क्या हाथ लग सकता है आपके? T। फिर O के साथ क्या हाथ लग सकता है? F। हो सकता है कि पहले में ही T हाथ लग जाए, और सिंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे तो TO मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो TO हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? TF। और क्या हो सकता है? FO और FT। ये आपका आंसर, ठीक है। हो गया सबका? देख लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार, इसको देखो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से सोचना। आपके पास में कितना डाइस है? 3। किस किस रंग का? रेड रंग का, व्हाइट रंग का और ब्लू कलर का। और इसको एक बैग में डाल दिया। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इन सारे में से किसी एक डाइस को सिलेक्ट किया गया, सबको नहीं, किसी एक को एट रैंडम, एंड उसको रोल किया गया। उसके बाद में उसका कलर और उस पर आया हुआ नंबर, उन दोनों को नोट किया गया। और आपको पूछ रहा है कि ऐसा करने के बाद उस इंसान के हाथ में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तब आप बताओ। मेरे ख्याल में तो ऑरली ही आंसर कर सकते हैं। ध्यान से अगर सोचें तो ऐसे सोचो कि हो सकता है कि पहले रेड डाइस आपके हाथ आया हो, उसको हम डिनोट करेंगे R बोल के, और रेड डाइस को उछाल के हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए। और रेड डाइस जब आप उछाल रहे हो तो दिमाग में क्लियर रखना कि एक ही डाइस उछाल रहे हो। एकदम क्लियर है कि हमको 2 या 3 डाइस एक साथ नहीं उछालना है। डाइस कितना उछालना है हमको? सिर्फ एक। तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, पहले ये मान के कि हमारे हाथ में रेड डाई लगा होगा, हम बोलेंगे R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। फिर क्या हो सकता है बताओ? W1, W2,
W3, W4, W5 एंड W6। फिर क्या हो सकता है बोलो? B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। देखो क्लियर है कि नहीं? और ये ओवरऑल जो है वो आपका सैंपल स्पेस हो गया। कितना आउटकम है आपके सैंपल स्पेस में? 18। ठीक है, देखो इसको ट्राई करो। अभी वापस से क्लियरली आप पढ़ के महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारा कंडीशंस और बहुत सारा बायसनेस लगाया हुआ है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना, वैसा हुआ तो वैसा करना। अभी जब भी इस टाइप का घटिया कंडीशंस वगैरह लगा देना तो आपको जाना चाहिए कौन से रास्ते से, ट्री डायग्राम से। अभी ट्री डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं, अब बस ध्यान से सुनते जाए। पहले पढ़ लो इसको एक बार। ये कह रहा है कि पहले क्या उछाला? सिक्का। सिक्के में क्या क्या हो सकता है, इसको वर्टिकली एक बार लिख के छोड़ो। फिर बोल रहा है कि इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 2 रेड कुछ बोला नहीं है तो क्या मान के चलेंगे? R1 R2, और 3 ब्लैक को B1 B2 और B। ठीक है मेरे ख्याल में। और ये कब करना है मेरे को बॉल ड्रॉ? जब टेल आएगा तब। तो टेल पे सीधा मैं चिपका सकता हूं कि R1 R2 B1 B2 एंड B3। आई होप क्लियर है थोड़ा सा। फिर ये क्या बोल रहा है बताओ? इफ इट शोज हेड, अगर हेड आया, वी थ्रो अ कॉइन अगेन, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? HT। फिर क्या बोला बताओ? बस ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? HH HT और बोलो TR1 TR2 TB1 TB2 एंड TB3। ये आपका सैंपल स्पेस। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा यही था क्या लास्ट? यही लास्ट था वैसे। अच्छा देखो 12.1 के पहले के एग्जांपल्स खत्म। अब वापस से थोड़ा सा थ्योरी है जो ऑलरेडी क्लास 10 में आपको एक्सपोजर मिल गया है, उसका मैं रिपीट कर देता हूं हल्का सा, और फिर हम उसका क्वेश्चंस को जो है वो देखें। देखना ध्यान से। इवेंट थ्योरी के नाम पे अभी तक जो जो पढ़ा उन सारे को मुझे एक बार रिमाइंड कराओ तो क्या क्या था। सबसे पहला वर्ड एक्सपेरिमेंट। पहला वर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब काम। एक्सपेरिमेंट मतलब काम, जो बहुत लोग करते नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत लोग। एक्सपेरिमेंट मतलब काम। काम मैथमेटिक्स में कितने टाइप से देखा जा सकता है? 2। क्या क्या? साइंटिफिक और रैंडम। बस अब ये 2 वर्ड याद रखो, साइंटिफिक और रैंडम। साइंटिफिक कौन सा? जिसका आउटकम फिक्स हो, कभी चेंज ही ना हो। और रैंडम कौन सा? जिसका मल्टीपल पॉसिबल आउटकम हो, या आप ऐसा समझो कि 2 या उससे ज्यादा आउटकम। ठीक है। फिर आता था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग जितना भी आउटकम हो सकता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उन सारे का एक लिस्ट, उन सारे का एक कलेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैंपल स्पेस। बहुत सारा स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस था और बहुत सारा हमने स्पेशल सैंपल स्पेस पे डिजाइन करके देख लिया कि सैंपल स्पेस ऐसे बनता है। ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड आता है इवेंट। अभी इवेंट का क्या मतलब है देखो, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। इवेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो पहले से आपको क्लैरिटी है कि बहुत सारा आउटकम हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं डाइस उछालना चाहता हूं। अब डाइस उछालने के पहले ही मुझे ये बात एकदम 100% क्लियर है कि मेरा आंसर 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने स्वार्थ हेतु, अपने फायदे के लिए ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके 6 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर नंबर को लेके मेरा डिजायर ज्यादा रहे। मान लो कि मैं लूडो खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 से मेरा जो कॉइन है वो होम हो जाएगा, तो मैं क्या डिजायर करूंगा कि 6 आ जाए। आया बात समझ? ये सपोज करके मेरा होम जो है वो 2 से हो रहा है, तो उस केस में मैं 6 डिजायर करूंगा कि 2 डिजायर करूंगा। मेरे ओपोनेंट का सपोज करके 4 से हो रहा है, तो वो क्या डिजायर करेगा? तो आ तो 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी सकता है, ये मैं भी जानता हूं, ओपोनेंट भी जानता है। सबका मतलब क्या कि बराबर का चांसेस है। लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ हेतु कुछ एक स्पेशल हो सकता है कि प्रेफरेंस रहे मेरा। तो ऐसा जो भी कोई प्रेफरेंस मेरा रहेगा ना, जो भी कोई मेरा मतलब क्या है कि चाहत रहेगा, ठीक है ना, उस चाहत को ही हम लोग बोलते हैं इवेंट। जैसे डाइस उछालने पे आपका कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, और कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम को क्या बोला जाएगा बताओ? सैंपल स्पेस। क्लियर मेरे ख्याल में? लेकिन इन सारे में से अगर कोई स्पेशल डिजायर है मेरा कि मैं चाहता हूं कि ये वाला आ जाए, ठीक है ना, अब मैं चाहता हूं मान लो कि 6 आ जाए,
तो ये जो मैं बोलूंगा कि मुझे 6 चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। तो इवेंट का मतलब हो गया कि एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजायर प्रेजेंटेड बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाई बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट? क्योंकि एक बार आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, फिर तो कुछ रैंडम रह नहीं गया ना वहां पे। मान लो कि उछाल दिया 4 आ गए, तब तो फिर डिजायर करके भी क्या फायदा, 4 आ ही चुका है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से मुझे पता है कि बहुत कुछ हो सकता है। उन बहुत कुछ चीजों में से, उन बहुत सारे रिजल्ट्स में से अगर कोई स्पेसिफिक मेरा सपना हो कि मैं चाहता हूं कि ये वाला आ जाए, आ तो 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी सकता है, लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि 6 आ जाए, तो ये जो मैं चाहता हूं यही मेरा इवेंट है। इवेंट मीन्स एनी डिजायर प्रेजेंटेड वर्बली बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो टोटल आउटकम का कलेक्शन है, दैट इज सैंपल स्पेस। और जो आपके डिजायर का कलेक्शन है, आप चाहते हैं कि ये हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि मैं डाइस ही उछाल रहा हूं, एक पीस, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बताओ? 1 2 3 4 5 6। अभी मेरा डिजायर है सपोज करो कि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए, तो कैन यू टेल मी कि मेरे इवेंट को कौन कौन फेवर करेगा? 3 और 6। मेरा डिजायर है कि इवन नंबर आ जाए 2 4 6। मेरा डिजायर है कि प्राइम नंबर आ जाए 2 3 5। मेरा डिजायर है कि 6 का मल्टीपल आ जाए। मेरा डिजायर है कि 100 से भी बड़ा नंबर आ जाए। नहीं, 0 मत बोला, बोलो कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा डिजायर है कि 7 से छोटा नंबर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 एवरीबडी। आया बात समझ? और डिजायर कैसा भी बेतुका हो सकता है। हो सकता है कि मैं डाइस उछाल के सपना देखूं कि मुझे किंग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सारे डिस्कशन से हमको यह समझ में आया कि काम करने के बाद जो जो आ सकता है वो हो गया सैंपल स्पेस। उस सारे में से जिस जिसका आना मैं प्रेफर कर रहा हूं या मैं चाह रहा हूं, उसके कलेक्शन को हम लोग बोल देंगे इवेंट। डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंस और माई डिजायर, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मेरे को सपोर्ट करें और कुछ लोग मेरे अगेंस्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मेरे अगेंस्ट में हो। जैसा डाइस पे के मैं अगर चाहूंगा कि मुझे 100 से बड़ा नंबर चाहिए, तो कोई फेवर में नहीं आएगा ना, सब लोग तो अगेंस्ट में। और अगर ऐसा मैं सोचूं कि मेरे को 7 से छोटा नंबर चाहिए, तो क्या होगा? सब लोग फेवर में, नोबडी इन अगेंस्ट। तो इस चीज को समझेंगे हम लोग कि इवेंट का मतलब क्या हो गया? डिजायर प्रेजेंटेड बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिपेंडिंग ऑन की डिजायर किस टाइप का है, हो सकता है कि सैंपल स्पेस में से कुछ लोग आपको फेवर करें, कुछ लोग आपके ओपोजिशन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग फेवर करें, ओपोजिशन में कोई ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेवर ना करे, सब लोग ओपोजिशन। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। यहां देखो, लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू टॉसिंग अ कॉइन। तो सैंपल स्पेस इमीडिएटली क्या हो जाएगा? ये वाला, कि ये आ सकता है। अब अगर डिजायर है किसी के कि ऑड नंबर आ जाए, तो उसके फेवर में ये लोग हैं। किसी के डिजायर है कि 7 से भी बड़ा नंबर आ जाए, तो कोई फेवर में है ही नहीं। किसी के डिजायर है कि प्राइम नंबर आ जाए, तो उसके फेवर में ये लोग हैं। किसी के डिजायर है सपोज करो कि लेस देन 7 नंबर आ जाए, तो उसके फेवर में ये लोग। ठीक मेरे ख्याल में ये हो गया इवेंट का डेफिनेशन। अभी इवेंट से रिलेटेड 3-4 टर्म है, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है, देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा टर्म है एग्जॉस्टिव इवेंट, और क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। और फिर एग्जाम्पल। बढ़िया, आइए तीनों समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट में फिर से टॉसिंग अ डाइस ही रखता हूं, ठीक है ना। अब मैं 3-4 बात लिखूंगा, उसको समझिएगा ध्यान से। मान लो कि A इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर है, तो बताओ तो क्या हो सकता है इसमें? 2 4 और 6। ठीक। B इक्वल्स टू इवेंट ऑफ गेटिंग लेट्स से ऑड नंबर, क्या हो जाएगा बोलो? 1 3 और 5। C is equals to event of getting, मान लो कि प्राइम नंबर ले लो, तो क्या होगा बताओ? 2 3 और 5। D is equals to event of getting, लेट्स से आप मल्टीपल ऑफ 5 ले लो, क्या आएगा बताओ? बस 5। ऐसा बहुत सारा बना सकता हूं, राइट। अब इन सारे के बीच में कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिनके बेसिस पर हम 2-3 नया डेफिनेशन देखें। सबसे पहला डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये हो गया, ऐसा कोई भी 2 इवेंट
जिनके फेवरेबल आउटकम्स को देखने के बाद में हमको कॉमन कुछ ना मिले। जैसे आप इन दोनों को देखो, ठीक है, इसके फेवर में कौन कौन है बताओ, 2 4 6, इसके फेवर में कौन कौन है, 1 3 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो इसको हम कह देंगे कि भाई तुम लोग हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और प्रैक्टिकल अगर आप इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन सोचो ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर कोई हो जाता है दैट मीन्स कि दे कैन नेवर हैपन टुगेदर। एक बार मैंने डाइस उछाला, मेरे एक नंबर आया, एक साथ ए और बी नहीं हो सकता क्योंकि इनका कोई कॉमन सपोर्टर है ही नहीं। आया बात समझ? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग ये हो गया कि आप दोनों इवेंट का सपोर्टिंग एलिमेंट्स को देखो और सपोर्टिंग एलिमेंट्स के कलेक्शन के बीच में अगर आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि सिंस दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट सो फॉर नो आउटकम दे कैन हैपन टुगेदर। ठीक है, मैं आपको और फील कराता हूं कि इसको कैसे आप सोच सकते हैं। जैसे इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन है इनके बीच में, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है मेरे ख्याल में। माना कि मैंने डाइस उछाला और डाइस उछालने के अंदर 2 आ गया, तो मैं चाहूं तो बोल दूंगा ना कि ए हो गया, और अगर 2 आया तो मैं बोलूंगा सी भी हो गया। तो 2 के आने से ए और सी एक साथ हो पा रहा है, राइट, इसीलिए ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि इनके बीच में हाँ एक एलिमेंट कॉमन है, देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये लोग क्या हो गया हम लोग के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, क्योंकि कोई ऐसा आउटकम है ही नहीं जिसके हो जाने के बाद में आई विल से कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर? ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये वाला और ये वाला श्योर ये नहीं होगा? होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर मेरे ख्याल में वर्ड? एक बार डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ लो। 2 events are said to be mutually exclusive if they have no common favorable element. Simple definition. And if A and B are mutually exclusive, then आप देखेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया आपके लिए 5 और दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया आपके लिए 0। मतलब कुछ कॉमन है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा आपके लिए 0। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का? नेक्स्ट वर्ड आता है आपके एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? देखो एग्जॉस्टिव का मतलब है कि 2 या उससे ज्यादा इवेंट जिनके सारे फेवरेबल आउटकम को अगर आप मिला दो तो मिलाने के बाद में जो है वो पूरा सैंपल स्पेस जनरेट हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। 2 या उससे ज्यादा इवेंट जिनके सारे आउटकम्स को, सारे फेवरेबल आउटकम्स को मिला देने के बाद में यू विल फाइंड कि पूरा सैंपल स्पेस आ गया। जैसे था तो ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन इनके सारे आउटकम्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या क्या आ जाएगा सोचो, 1 2 3 4 5 6 पूरा ही आ गया, राइट, जो इसका सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि दे आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि 2 या उससे ज्यादा इवेंट जिनको कंबाइन कर देने के बाद में पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। वैसे सेट्स को या वैसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। रिपीट करूं कि हो जाएगा? एक बार मेरे को फटाफट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर से याद दिलाओ। जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, और एग्जॉस्टिव का मतलब सबको मिला के सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका भी डेफिनेशन देखो एक बार। 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। ये सेट्स की जगह ज्यादा बेटर इवेंट्स भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? सैंपल स्पेस। और यहां पर ए यूनियन बी करने के बाद में क्या आ जाएगा? पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का जो कार्डिनलिटी है दैट विल मैच विद कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? एक बार मैं फिर पूछूंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर से बताओ जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, और एग्जॉस्टिव बताओ जिसको मिला के पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। एक लास्ट बचता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, देखो कॉम्प्लीमेंट ना एक मतलब क्या बोलूं मैं, डिफॉल्ट सिचुएशन जो बोलता है कि जिस किसी भी इवेंट के साथ में आप बात कर रहे हैं उसका नॉट ले लीजिए। मैं इसको भी चलो ऐसे थोड़ा लिख के दिखाता हूं। ये अगर कुछ भी है ना जो बोलता है कि ब्ला 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 ब्ला, तो ई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट 2 सिंबल से कर सकते हो, ई बार या फिर ई डैश। इसका मतलब होता है कि नॉट ब्ला 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 ब्ला। ये है इसका बेसिक डेफिनेशन कि ई कुछ भी जो बोलेगा ना उसके बाहर आप एक नेगेटिव नॉट लगा दीजिए बस, और उससे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ई कॉम्प्लीमेंट। जैसे ई अगर कहता है कि ऑड नंबर आना चाहिए तो ई कॉम्प्लीमेंट कहे कि ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। ई अगर कहता है कि इवन नंबर आना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट कहे कि इवन नंबर नहीं आना चाहिए।
ई अगर कहता है कि 6 का मल्टीपल आना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट कहेगा कि 6 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। ई अगर कहेगा कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट कहेगा कि 5 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। आया बात समझ? अब तो पहले इनके कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? फास्ट और जोर से इवन आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा? नहीं नहीं, आप ऑड पे मत जाओ, आप तो बस इसके आगे नॉट लगाओ, ठीक है ना? नॉट इवन, इवन नहीं आना चाहिए। बी क्या कह रहा है? ऑड आना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा? नॉट ऑड। सी क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा? नॉट प्राइम नंबर। डी क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 5। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा? नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके फेवर में जो जो आ रहा है ना, उसके अलावा सैंपल स्पेस में जो भी कुछ रहेगा वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट के फेवर में चला जाता है। जैसे इसके फेवर में कौन कौन आया? 2 4 6। कौन कौन नहीं आया? तो वो ऑटोमेटिकली इसके कॉम्प्लीमेंट के फेवर में चला गया। इसके फेवर में कौन कौन आया? 1 3 5। कौन कौन नहीं आया? वो कॉम्प्लीमेंट में चला गया। इसमें क्या क्या आया? 2 3 5। क्या नहीं आया? 1 4 6। कहां चला गया? कॉम्प्लीमेंट में चला गया। इसमें क्या आया? नहीं, इसमें क्या आया? 5। क्या नहीं आया? 1 2 3 4 6। कहां गया? कॉम्प्लीमेंट में चला गया। क्लियर मेरे ख्याल में? तो आइए कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन को भी पढ़ के थोड़ा अच्छा महसूस करें। The collection of all the outcomes which are not in favor of E are called complement of E and they are represented by E dash और E bar। और बाकी ज्यादा बेटर मैं यहां लिख देता हूं कि E complement means not E। बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चलेगा मेरे ख्याल में? अब इसके बेसिस पर 4 बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, उसको करेंगे। ठीक है, पढ़िए इसको। देखो ये क्या बोल रहा है? अ डाई इज रूल्ड। जैसे ही कह रहा है कि डाई इज रूल्ड, आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए कि अच्छा सैंपल स्पेस मींस 1 2 3 4 5 6। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे ये बोल रहा है कि ई विद द इवेंट डाई शोज 4। इसका मतलब ई के फेवर में क्या क्या आएगा बताओ? बस 4। एफ विद द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, क्या होगा? 2 4 6। फिर कुछ पूछा है आपसे, आर द इवेंट्स ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो एज यू कैन क्लियरली सी इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा मेरे ख्याल में 4 विच इज नॉट इक्वल टू 5। भाई खाली तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो आ ही गया है। देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखिए हेंस ई कॉमा एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलेगा मेरे ख्याल में? नंबर 2 देखिए, पहले सोच लीजिए फिर बात करते हैं। तो देखें, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज, क्या मानोगे? B1 B2 B3, 2 गर्ल्स G1 G2, वी सिलेक्टेड 2 चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो पहले तो सारा पॉसिबिलिटी बताना है, क्या हो जाएगा बोलो? B1 B2 और बोलो B1 B3 और बोलो B1 G1 और बोलो फिर B1 G2 और बोलो B1 से सारा खत्म। अच्छा, सिंस इसमें सिलेक्शन का बात चल रहा है, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप रिकॉल करो, सिलेक्शन के टाइम पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता था। ठीक है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। तो सिंस ये सिलेक्ट करने के लिए हमको बोल रहा था, ऑर्डर हम इंपॉर्टेंट मान के नहीं चलेंगे। कहने का मतलब मैं सीधा ही देखता जाऊंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ठीक है ना? तो अगला क्या लिखूंगा बोलो? B2 B1 की B2 B3? B2 B3 और बोलो B2 G1 और बोलो B2 G2। डन मेरे ख्याल में। फिर B3 से स्टार्ट करेंगे, B3 G1 B3 G2 और डन शायद, और लास्ट में G1 G2। ये हो गया सारा का सारा पॉसिबिलिटी। इसके अलावा ये बोल रहा है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट द इवेंट बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर बॉयज। सोच लो एक बार, अगर इसको मैं ई कह दूं तो क्या होगा? दोनों लड़का वाला चाहिए। 1 2 3 3 ही है बस। क्या क्या है बताओ? B1 B2 और बोलो B1 B3 और बोलो B2 B3। चलेगा मेरे ख्याल में? एक और मांग रहा है आपसे कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इसमें कौन कौन आएगा? सोचो। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी और ये भी। ठीक है, लिख देता हूं।
मान लो कि F इज इक्वल्स टू आई थिंक B1 G1, फिर B1 विथ G2, फिर मेरे ख्याल में B2 विथ G1, B2 विथ G2, B3 विथ G1 एंड B3 विथ G2। ये आपका आंसर, ठीक है। पूछा नहीं है ऐसे रैंडमली, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा क्या, E और F? हाँ, इसमें तो दोनों लड़का वाला केसेस है, इसमें एक लड़का एक लड़की वाला केसेस है, तो कॉमन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी कंपेयर करके देख सकते हो, कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये लोग मिला के एग्जॉस्टिव है, नहीं। कौन नहीं आ पाएगा, G1 G2 नहीं आ पाएगा। तो एक्चुअली उसको पूछना चाहिए था, पूछा नहीं है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। थर्ड वाला देखो, लो करो इसको, ट्राई करो फटाफट। आओ तो बात करते हैं। ये कह रहा है कि सिक्का उछाल दिया, बढ़िया बात है। अगर हेड दिखाता है तो हम एक बॉल निकाल लेंगे, कहां से, बैग से, जिसमें 3 लाल और 4 काला बॉल है। तो R1 R2 R3 B1 B2 B3 and B4। If it shows tails we throw a die, मतलब इसके साथ डाई उछाल। What is the sample space of the experiment? तो पहले तो मैं उसी पे बात करूंगा। स्टेज 1 में आप क्या उछाल रहे हो बताओ? कॉइन। कॉइन में क्या क्या हो सकता है, हेड्स एंड टेल्स। हेड्स के साथ में किस रास्ते जाना है आपको, इन सारे में से कुछ बॉल के रास्ते जाना है। तो R1 R2 R3, फिर मेरे को लगता है कि B1 B2 B3 एंड B4। और T के साथ किस में जाना है आपको, डाइस। तो T के साथ मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस आपका इमीडिएटली, अच्छा और कुछ बोला है क्या, नहीं। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में H R1 H R2 H R3 H B1 H B2 H क्या B3 H B4। H से सारा खत्म शायद, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। डन। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द इवेंट्स कॉइन केम अप हेड एंड द थ्रो ऑफ द डाई रिजल्टेड इन एन इवन नंबर। चलो दोनों को अलग अलग से दिखाते हैं। कॉइन केम अप हेड वाले में क्या क्या होगा बताओ। एक अगर ई ले लूं तो कॉइन केम अप हेड में ये सारा आ जाएगा, HR1 HR2 HR3 HR4 H, अच्छा नहीं R4 नहीं, सॉरी B1 चला जाएगा ना यहाँ से, H B1 H B2 H B3 एंड HB4, ऐसा कुछ। और सेकेंड वाले में मांग रहा है कि द थ्रो ऑफ द डाई रिजल्टेड इन एन इवन नंबर। अभी देखो इवन नंबर में मेरे ख्याल में एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। F इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बताओ, T2 T4 T6। लिख दिया सारा, पूछा नहीं है। इसको पूछना चाहिए था कि ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, नहीं कि हाँ कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव है कि नहीं, मिला के पूरा सैंपल स्पेस तो जनरेट नहीं होगा तो एग्जॉस्टिव तो नहीं है। अच्छा एक और पूछ सकता था कि क्या EF का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। क्या FE का कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। तो ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वाले सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर नया थ्योरी आएगा। देखो मुझे लगता है कि चारों क्वेश्चन सबसे इजी यही वाला है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। 3 का तो उम्मीद करना ही बेकार है आप लोग से कि याद होगा आप लोग। 2 का अगर याद है तो बताओ, HH HT TH और TT। और 3 के लिए 2 बार रिपीट कर लो, तो HH HT TH और TT। अभी फर्स्ट लेयर के कोने में आप सब में क्या लगा दोगे, H। तो H H H H। सेकेंड वाले में सब में T T T और T, ठीक है।
ये हो गया आपका 3 कॉइन का सैंपल स्पेस रेडी, ठीक है, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब ये जो भी मांग रहा है ध्यान से एक एक करके सोच सोच के इसको बता देते हैं हम लोग। तो पहले कह रहा है कि नो हेड एपियर्स, देखो नो हेड वाला कितना केस है, एक ही है शायद, क्या कौन, हाँ ये वाला, और कोई है नहीं, तो क्या होना चाहिए बताओ, आई थिंक ए इज इक्वल्स टू टी टी टी। अच्छा रुको एक बार देख लें, तो ये शायद गलती से आ गया कि क्या, अच्छा नहीं, ये इन्वर्टेड कॉमास का एक समझ लो, थोड़ा दूर हो गया, बाकी ये डैश नहीं, मतलब इन्वर्टेड कॉमास ही। तो ए इक्वल्स टू ये आ गया, बी इक्वल्स टू रहेगा एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। आओ मेहनत करें, एक हेड एक हेड एक हेड, 1 2 3 दिखा। तो देखो B इज इक्वल्स टू आई थिंक H T T T H T और T T। नेक्स्ट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। अच्छा एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या, 2 पे रुक जाओगे, उसके नीचे का लोगे या ऊपर भी लोगे, 2 और उसके ऊपर, तो 2 2 2 और उसके ऊपर ये, तो क्या आ जाएगा बताओ। सी के अंदर में देखना H H T H T H T H H और ट्रिपल H, ठीक है मेरे ख्याल में चलेगा यहां तक। और कुछ है क्या, नहीं, हाँ एक बार देख लो। अच्छा देखो एबीसी के फॉर्मेशन में किसी को डाउट है, ये तो समझ में आ गया अच्छे से। अब वो कुछ बेसिक बेसिक बात पूछ रहा है आपसे। पहला पूछ रहा है कि डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो आई थिंक इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको आप लिखो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5 एंड सी इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या आ रहा है आपके 5। नीचे लिखो हेंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ नहीं पेयर वाइज ही देखेंगे हम, 3 का एक साथ नहीं देखते। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 कॉमा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 एंड सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5, हेंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एग्जॉस्टिव का पूछा है, वो है कि नहीं, एक बार गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा सारा आ रहा है, लिखूं अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू आई कैन सी की सैंपल स्पेस। अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप ये शॉर्टकट में मारना, आप पूरा लिखो सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, नीचे लिखो देयरफॉर दे आर एग्जॉस्टिव, दे आर एग्जॉस्टिव, ठीक है चलो देखो यहां पे क्लियर, यहां तक सब कुछ। इसके आगे अब फाइनली वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। अब इसके डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, क्लास 10 में जो पढ़ा था वही डेफिनेशन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, बोलो इसके बाद पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बेसिक ही है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल बोल के आपने रटा हुआ क्लास 10 में। फिर यहाँ पर पीई सिंबल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसके बेसिस पर 3-4 ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। ये सब सारा पुराना है, बस 2 चीज नया है यहाँ पे, मैं बता दूंगा आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1। और फिर जनरली पी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, 0 से नीचे नहीं जाएगा कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी, और 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। मिनिमम कितना अटेन कर सकता है, 0। मैक्सिमम किसको टच कर सकता है, 1। और एक खास बात कि पीई प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा कितना होगा, 1। ये चीज को एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा, ठीक है रहने दो, 10 में वैसे पढ़ा हुआ ही रहता है,
बट ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2-4 बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वाले प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक नया चीज आता है ऑड्स इन फेवर और एक नया चीज आता है ऑड्स अगेंस्ट। अभी इसका क्या मीनिंग है वो आप थोड़ा सा सोचो, सुनो पहले और फिर समझ में भी आ जाएगा, आसान है बहुत। मान लो कि आप एक डाइस उछाल रहे हो, हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? डाइस होता है ऐसा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है यहाँ तक। अब मैं एक इवेंट बता रहा हूं, आराम से धीरे धीरे सोच के मुझे बताना कि उसके फेवर में कितना लोगे और उसके अगेंस्ट कितना लोगे, ठीक है। लेट्स से कि इवेंट मेरा है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ये इवेंट, ठीक है। तो फेवर में कौन कौन? फेवर 3,6, अगेंस्ट 1 2 4 और 5। देखो जब प्रोबेबिलिटी पूछता है ना कोई हमको, तो गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 2 डिवाइडेड बाय टोटल काउंटिंग 6, तो 2/6। लेकिन जब कोई मेरे को बोलेगा ना कि ऑड्स इन फेवर बताओ, तो ऑड्स इन फेवर का मतलब फेवर डिवाइडेड बाय टोटल नहीं होता, उसका मतलब होता है फेवर डिवाइडेड बाय अगेंस्ट, दैट इज 2/4, 1/2। और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है कि अगेंस्ट वाला का संख्या डिवाइडेड बाय फेवर वाला का संख्या, कहीं पर टोटल इन्वॉल्व है ही नहीं, 4/2। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? प्रोबेबिलिटी का आइडिया अलग है, ऑड्स इन फेवर का आइडिया अलग है और ऑड्स अगेंस्ट का आइडिया अलग है। प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है कि जिस चीज का प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं उसका फेवर का क्वांटिटी होगा ऊपर और नीचे हमेशा आप टोटल का क्वांटिटी यूज करेंगे। लेकिन ऑड्स इन फेवर के टाइम पर या ऑड्स अगेंस्ट के टाइम पर आप हमेशा, यदि ऑड्स इन फेवर ढूंढ रहे हैं तो फेवर ऊपर रहेगा, अगेंस्ट नीचे रहेगा, और ऑड्स अगेंस्ट ढूंढ रहे हैं तब अगेंस्ट ऊपर रहेगा और फेवर नीचे रहेगा। यहां तक ठीक है। अब एक ट्रिकी चीज मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये चाहो तो चलो 2 मिनट ब्रेक पहले ले लेते हैं, फिर बोलूंगा उसके बारे में। अच्छा यहाँ देखो, हो गया ब्रेक खत्म। कुछ एक आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि सैंपल स्पेस मान लो कि 1 से लेके 6 तक है आपका। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 अगर मैं इवेंट बनाता हूं तो आई कैन क्लियरली सी कि ये लोग दोनों मेरे फेवर में और ये लोग दोनों मेरे अगेंस्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या, आप डिफरेंस को देखना थोड़ा सा, और बहुत सिंपल है, रिलेट भी कर पाओगे। इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है तो क्या बोलोगे? सोचना ध्यान से, यहां लिख देता हूं मैं P ऑफ E, सिंप्लीफाई मत करो एक बार, वैसे रहने दो। तो ये विल से कि 3/6, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड इन फेवर क्या है तो क्या बोलोगे? उसका आंसर होगा 2/4, ठीक है। 2/4 कैसे, फिर से सुन लो। इसके फेवर में 2 आदमी हैं, अगेंस्ट में 4 आदमी हैं, तो ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट लिखते समय कभी भी हम टोटल को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर ऑड्स इन फेवर है तो फेवर वाला ऊपर, अगेंस्ट वाला नीचे, और ऑड्स अगेंस्ट है तो उस केस में क्या होगा बताओ? 4/2। यहां तक ओके है क्या सब कुछ? बोलो, गलत बोल दिया कुछ? अच्छा सॉरी, 2/6 अभी ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब ध्यान से सोचना एक चीज कि ऑड्स इन फेवर से टोटल प्रोबेबिलिटी पे जाने का या ऑड्स अगेंस्ट से टोटल प्रोबेबिलिटी पे जाने का एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आप थोड़ा सा मेरे से सीखने का ट्राई करो। ये प्रोबेबिलिटी तो समझ में आ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में 2/6 होगा, वहां तक ओके है सब कुछ। ऑड्स इन फेवर का भी डेफिनेशन मेरे ख्याल में क्लियर है कि ऑड्स इन फेवर का मतलब है कि फेवर में जितना आदमी डिवाइडेड बाय अगेंस्ट में जितना आदमी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। अब ऑड्स इन फेवर से अगर कभी सपोज करो कि आपको प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ऑड्स इन फेवर लिखते समय कौन सा नंबर आपको अपना फेवरेबल आउटकम बता रहा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या बता रहा है आपको? फेवरेबल। और नीचे वाला बता रहा है अगेंस्ट। और ऊपर वाला और नीचे वाले का सम क्या बताएगा? टोटल। आया बात समझ? तो ऑड्स इन फेवर से प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्रिक ये होगा कि फेवर वाला है ऊपर और दोनों का सम क्या हो जाएगा? टोटल। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 which is 6। देखो ये समझ आया कि नहीं? ऑड्स अगेंस्ट में आपके फेवर वाला आदमी कहां लिखा हुआ है? नीचे। तो वो हो गया आपका फेवर वाला आदमी और दोनों का सम हो गया आपका टोटल आदमी। नहीं आया समझ? एक बार मैं और बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से फोकस करके सुनो और सोचो। ऑड्स इन फेवर के टाइम पर ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये है आपका फेवर वाला आदमी का क्वांटिटी और नीचे है आपका अगेंस्ट वाला आदमी का क्वांटिटी। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा?
टोटल आ जाएगा क्वांटिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? फेवरेबल बाय टोटल। तो इस सिचुएशन में ट्राई टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज फेवरेबल एंड व्हाट इज टोटल। तो फेवरेबल इज 2, टोटल इज 6, हेंस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस सिचुएशन कैन बी डायरेक्टली थॉट एज 2/6। ठीक है, यहां पर सोचो कि फेवरेबल का क्वांटिटी कितना है 2, टोटल का क्वांटिटी कितना होगा 6, तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 2/6। अब इसका थोड़ा सा और अच्छा एप्लीकेशन दिखाता हूं। देखो, मान लो कि ऐसे मैं बोलूं कि 5/7 जो है ना वो ऑड्स इन फेवर है, ऑड्स इन फेवर। कैन यू गेस कि यहां से उस इवेंट का जिसके ये ऑड्स इन फेवर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/12। कैसे सोचा? ये है फेवर तो ऊपर आ गया फेवर, नीचे आना है टोटल तो जोड़ दो उसको बाहर, यही का प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, कभी सोचो ऐसा दिया हुआ रहे, मान लो कि 7/11, ये आपके सपोज करो कि ऑड्स अगेंस्ट है, ऑड्स अगेंस्ट है। कॉमन सेंस से सोचना कि इसमें फेवरेबल का क्वांटिटी कितना होना चाहिए 11 नीचे वाला, और आपको प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल चाहिए। तो टोटल क्या होगा यहाँ पे? इन लोग दोनों का सम 18, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11/18। ये चीज आपको याद होना चाहिए हमेशा। देखो क्लियर है कि नहीं? रिपीट करोगे हो जाएगा पक्का। फिर एक चीज और भी थोड़ा सीखने का ट्राई करो। कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि प्रोबेबिलिटी ही दे दिया, मान लो 5/21। अब पूछ रहा है कि ऑड्स इन फेवर बताओ। ये भी मतलब देखो, यदि कॉमन सेंस आप ढंग से यूज करेंगे तो बहुत इजी। ऑड्स इन फेवर मांग रहा है मतलब, मैं आ रहा हूं उस पर। ऑड्स इन फेवर मांग रहा है मतलब क्या? ऊपर फेवर होना चाहिए और नीचे टोटल होना चाहिए कि अगेंस्ट होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी आपको 5/21 बताया मतलब टोटल क्या है 21, तो अगेंस्ट में कितना लोग रहा होगा? यहाँ 16 आ जाएगा। नहीं आया समझ? और ऑड्स इन फेवर अगर ये आया तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? इसी का उल्टा 16। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी से ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, या ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर से प्रोबेबिलिटी, इसका इंटरचेंजिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और इसके लिए मतलब क्या है कि आपको पेन और पेपर भी टच करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक देखा दूसरा ऑटोमेटिकली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चलेगा। आओ एक बार थोड़ा फिर से देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो ये हो गया, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फिर कुछ पॉइंट्स, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। फिर ई और ई के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1। प्रोबेबिलिटी का जनरली वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। ऑड्स इन फेवर का मतलब सपोर्टिंग एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय अपोजिंग एलिमेंट्स, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब अपोजिंग एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सपोर्टिंग एलिमेंट्स। इंटर कन्वर्जन फ्रॉम ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, डन। क्वेश्चन मतलब थ्योरी इतना ही था। अब 4-5 क्वेश्चन फिर आज के लिए रैप अप कर दे। पढ़िए पहला सवाल क्या। देखो ये कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट हैज 4 पॉसिबल आउटकम्स ए बी सी एंड डी। बढ़िया। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर नॉट परमिसिबल। जैसे फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है कि ए बी सी डी का वैल्यू ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो गलत होगी। सेकेंड वाले को भी ये गलत ही बोलना चाह रहा है, उसका आइडिया क्या होगा? सोचो, एडिशन पे 1 या उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, एडिशन पे 1 या उससे क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। एक बार इसको ऐड करके सोचो, 9 और 45 कितना हो जाएगा? 54। 54 और 27 कितना हो जाएगा? 54 और 27 ना, तो 54 81 हो जाएगा शायद। गलत बोल रहा हूं क्या? 54 और 27 81, और 81 और 46 127, तो ज्यादा हो रहा है शायद। ठीक है, इसीलिए ये नहीं हो सकता। एक बार इसको लिख लो चाहो तो, पार्ट 1 में लिखूं प्रोबेबिलिटी। पार्ट 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए लिखूं पीए प्लस पीबी प्लस पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी इज इक्वल्स टू 127/120, which is not possible, which is not possible. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये रेफरेंस के लिए है, बाकी चलो ये क्वेश्चन है आपका। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस,
तो जैसे ही बोला टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, तो इसको सोचना है आपको। आगे ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, जो कि यही है, लिख लो। सैंपल स्पेस इक्वल्स टू एच एच टी एच एंड टी टी। ठीक है, अब आप देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक एक करके पूछ रहा है मेरे से। नंबर 1, नो हेड्स। मैं ऐसा करता हूं, देखो जो पार्ट 1 है ना, उसको अपन E1 सोचेंगे, इवेंट, हाँ, सेकेंड वाले को E2 सोचेंगे, उस हिसाब से करते जाएंगे। तो पार्ट 1 के लिए हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो। नो हेड्स का कितना केस है इसमें, 1, और टोटल केस कितना है, 4, तो 1/4। सेकेंड वाला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एग्जैक्टली 1 हेड, ऐसा तो 2 पॉसिबिलिटी है शायद, तो 2/4 कितना आ जाएगा, हाफ। 3 नंबर का सोचो, एट लीस्ट 1 हेड, अच्छा सॉरी 2 हेड्स, 2 हेड्स तो मेरे ख्याल में एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 विल बी इक्वल्स टू 1/4। 4 नंबर पे एटलीस्ट 1 हेड, वे फिर से आपको सोचना होगा कि एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या था, कि एक और उससे ज्यादा भी अगर अवेलेबल है तो उसको भी ले लेंगे, तो एटलीस्ट 1 में मेरे ख्याल में तीनों काउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/4 चलेगा ना। एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड वाला भी चाहिए और 1 से ज्यादा हेड वाला भी काउंट करोगे आप, तो टोटल फेवरेबल कितना हो गया आपका, 3, हेंस आंसर विल बी 3/4। फिर नेक्स्ट देखो, 1 हेड एंड 1 टेल, 2/4, रीजन HTTH, E5 is equals to 2/4 and answer will be half। और 6 नंबर का एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो एक या उससे ज्यादा, इस बार इन तीनों को सोचना, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 3/4। चलो हाँ, देखो इस क्वेश्चन पे ना 5 स्टार लगाओ। कर रहे हैं स्टार्ट डिस्कशन, देखना ध्यान से। पहले ये कह रहा है आपसे कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड, नहीं मतलब वैसा नहीं जैसा आप लोग सोच रहे, विन है ये। अ पर्सन, अच्छा विन भी नहीं होना चाहिए था, विन होना चाहिए। सुनिए ध्यान से सुनिए, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार सिक्का उछाला गया। अ पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूजेज रुपीज, ये भी 2 बार आ गया, ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। Form the sample space and calculate how many different amounts of money you can win or lose after 3 tosses. Also find the probability of having each of these amounts। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखो। देखो सैंपल स्पेस अभी बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, मैं डायरेक्टली ही बता देता हूं आपको क्या होगा, बोलिए। HHH, फिर HHT, अब T को घुमाओ तो HTH और TH, अभी 2 हेड वाला केसेस खत्म, TTH, फिर नेक्स्ट THT, और नेक्स्ट HTT, और नेक्स्ट मेरे ख्याल में वही लिख देता हूं, चलो TTT। ये तो हो गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ना थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको फिर अगले पेज पे अच्छे से लिख के भी दिखा दूंगा, पहले यहां थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको कह रहा है ना कि हर हेड के लिए आपको मिलेगा ₹1 पॉजिटिव, और हर टेल के लिए आपको नुकसान होगा ₹1.5, तो नेगेटिव। ठीक है, और बोल रहा है कि 3 सिक्का उछालने के बाद में टोटल अमाउंट आपको जो मिलने वाला है उसका डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो अगर तीनों का तीनों हेड ही मार दी तो क्या मिलेगा सोचो, ₹3। अभी ध्यान से सुनते रहना, हाँ भटकना मत एक बार। 2 हेड मारी और 1 टेल मार दी, तो जीते तो ₹2, ₹1.5 गया, तो पॉजिटिव में आपको मिला 50 पैसा या आधा रुपया। ये भी तो वही केस है, ये वाला भी वही केस है। अभी यहां थोड़ा केस बदल गया, जीते ₹1, हारे ₹3, तो बेसिकली जेब से गया ₹1, और सॉरी
-2, ठीक है। बाकी सारा दो केसेस में सेम ही लग रहा है, -2 -2। और ये वाला आप समझिए कि भाई आपका सबसे बेस्ट वाला किस्मत -4.5, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट अमाउंट्स दैट द पर्सन मे गेट। यहां तक ठीक है सब कुछ। अब थोड़ा ध्यान से एक और चीज सुनना, ये वाला पैसा वो आदमी जीतेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? आई विल से कि 1/8। जब वो 3 सिक्का उछालेगा तो आ तो इनमें से कुछ भी सकता था, तो टोटल आउटकम 8। उसको 3 रुपया मिलेगा, इसको फेवर उस 8 में से कितना लोग कर रहा है? बस 1। इसीलिए 3 रुपया जीतने का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 1/8, ठीक है। अभी ये आधा रुपया जीतने का क्या होगा सोचो, क्योंकि इसके फेवर में 3 लोग हैं, तो इसका हो जाएगा 3/8। 2 रुपया हारने का अगेन 3/8, और 4.5 रुपया हारने का अगेन 1/8, ठीक है। देखो आया समझ के नहीं आया? लिखो, सैंपल स्पेस तो लिखना हो गया शायद, आगे लिखो नाउ different amounts that the person can win, उसको ना डायरेक्टली मत लिखना, जैसे दिखा रहा हूं वैसे लिखना। पहले लिखो ऐसे HHH और इसके अगेंस्ट लिखो ₹3, फिर HHT कॉमा HTH कॉमा THH, इसके अगेंस्ट लिखो कितना 0.5, ये ₹0.5। फिर नेक्स्ट TTH कॉमा THT कॉमा HTT, इसके अगेंस्ट ₹-2, और लास्टली TTT तो ₹-4.5। अब यहां ध्यान से सुनना, इसका प्रोबेबिलिटी यही मेंशन कर देता हूं। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले का कितना था, सेकंड वाले का, थर्ड का, लास्ट का। चलो आज के लिए इतना।